हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम केंद्रक के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिका का मुख्य भाग जो कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया था। क्या कहा है कि कोशिका का वह प्रमुख भाग है जो उसकी सारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब बताया? 1831 में। आगे देखते हैं। न्यूक्लियस कोशिका की समस्त मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन करता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, अतः यह अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण केंद्र होता है। जो न्यूक्लियस है यह सेल की सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है और इसमें अनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, डीएनए, और इसी कारण यह अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण का केंद्र होता है। न्यूक्लियस की पारवस्थाएं, फेज ऑफ न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका के जीवन काल में न्यूक्लियस की निम्नलिखित दो अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है इंटरफेज, दूसरी होती है माइटोटिक फेज। इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। इंटरफेज या मेटाबॉलिक फेज, यह कोशिका की विश्राम पारवस्था है। इस पारवस्था में कोशिका में न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म कोई विभाजन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं वो आराम से सो रहे होते हैं कि हमें कोई डिवाइड नहीं करेगा या फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस अवस्था में न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म अधिक सक्रिय अवस्था में रहते हैं, मतलब वो अलर्ट होकर सोते हैं कि हमारे पास कोई नहीं आएगा डिस्टर्ब करने के लिए, हमें कोई डिवाइड नहीं करेगा। और सेकंड स्टेज देखते हैं, माइटोटिक फेज। यह कोशिका विभाजन के समय की पारवस्था है, जिसमें कोशिका का न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म विभाजन की स्थिति में होते हैं। माइटोटिक फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का विभाजन होता है। स्थिति देख लेते हैं। पोजीशन, न्यूक्लियस की स्थिति मतलब सेल में ये कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की स्थिति विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न किंतु एक ही ऊतक की कोशिकाओं में इसकी स्थिति निश्चित होती है। क्या कहा गया कि अलग अलग सेल होगी तो उसमें न्यूक्लियस की स्थिति भी अलग अलग होगी। कहीं में ये बीच में प्रेजेंट होता है तो कहीं पर किनारे पर, कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। लेकिन जब एक ही सेल के बने ऊतक में इसकी सभी सेल्स की स्थिति सेम होती है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं स्थिति के बारे में। एडिपोस टिश्यू की कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समीप होता है न्यूक्लियस, और भ्रूणीय कोशिकाओं में कोशिका के लगभग मध्य, मतलब एडिपोस टिश्यू है उसमें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा, और भ्रूणीय कोशिकाओं में ये बीच में प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका के आधार के समीप होता है, मतलब कोशिका का जहाँ आधार होगा वहाँ पर स्थित होते हैं। ये नंबर, संख्या, कितने कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रत्येक टिपिकल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्राय एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, किंतु कुछ कोशिकाओं में यह दो या दो से अधिक या अनुपस्थित भी पाया जाता है। क्या कहा गया है कि लगभग जितनी भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक में या तो ये एब्सेंट होगा या एक होगा या एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यूनिन्यूक्लिएटेड कोशिकाएं। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जिनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? एपिथेलियल तथा अरेखित पेशी कोशिकाओं का। नेक्स्ट है बाई न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं। बाई नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब दो, जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोन, इसमें एग्जाम्पल लेंगे पैरामीशियम का। थर्ड है मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं। मल्टी न्यूक्लिएटेड नाम से पता चलता है, मल्टी मतलब दो से अधिक, इसमें दो से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। रेखित पेशी कोशिकाएं, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम।
ए न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं, ए मतलब एब्सेंट, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे मनुष्य के आरबीसी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। आकार देख लेते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की आकृति कोशिकाओं के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, जैसे गोलाकार भी होता है, ये अनियमित भी होता है, इलिप्टिकल भी, चपटा भी। गोलाकार किस में होता है, सामान्यतः कोशिकाओं के इंटरफेज प्रावस्था में। इंटरफेज प्रावस्था में ये कैसा होता है, लगभग गोलाकार होता है सभी में। अनियमित WBC में न्यूक्लियस अनियमित शेप का होगा। इलिप्टिकल में, प्रिज्मेटिक कोशिकाओं में ये इलिप्टिकल शेप का होता है, और चपटा सेक्वस कोशिकाओं में चपटे आकार का होता है। परिमाण या साइज, न्यूक्लियस का परिमाण भिन्न भिन्न प्राणी जातियों के ऊतक की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। मतलब अलग अलग कोशिकाओं की ऊतक में अलग अलग इसका साइज होता है। जंतु कोशिकाओं में सबसे छोटा न्यूक्लियस प्राय 0.5 माइक्रोन व्यास का होता है तथा सबसे लंबा लगभग 1 mm तक का पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स देख लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस का परिमाण उस कोशिका के न्यूक्लियोप्लाज्म के आयतन तथा कोशिका के साइटोप्लाज्म के आयतन के मध्य उपस्थित अनुपातों के संबंध पर आधारित होता है। क्या कहा गया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म का आयतन तथा कोशिका के साइटोप्लाज्म का आयतन होगा, उसी के आधार पर न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है। इस अनुपात को न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, जो कि प्रत्येक कोशिका के लिए एक निश्चित होती है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैसे करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, उसको VN डिवाइड बाय VC माइनस VN। इसमें VN क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या है ये देखते हैं, ये अपना न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये क्या है, सेल है। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में हम ये घटा देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म तो कम होता है साइटोप्लाज्म से। और फिर जो ये जो बच जाएगा घटा हुआ, जैसे इसका हाफ ये इतना रह गया, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म इससे डिवाइड करेंगे, तो अपना क्या साइज आ जाएगा, केंद्रक का साइज या साइज मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट देखते हैं संरचना। कोशिका को इंटरफेज अवस्था में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर न्यूक्लियस की निम्नलिखित संरचनाएं स्पष्ट दिखाई देती है। कौन कौन सी हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन जाल, न्यूक्लियोलस। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। इसकी संरचना में सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहरी आवरण होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन जाल, इसमें क्रोमेटिन जाल बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इसे न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं। यह केंद्रक का बाह्य आवरण होता है, अतः इसे कैरियोथिका भी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये बाहर वाले आवरण को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे कैरियोथिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियोथिका। यह कोशिका को अंदर से दो भागों में विभक्त करता है, बाहरी साइटोप्लाज्म भाग, भीतरी न्यूक्लियोप्लाज्म भाग। कोशिका को दो भागों में डिवाइड कर दिया, बाहरी साइटोप्लाज्म एंड भीतरी न्यूक्लियोप्लाज्म भाग। यह मेम्ब्रेन स्वभाव में सेमी परमेबल होती है, जिसके द्वारा न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म के मध्य भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कैसे होती है ये मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल, इसके द्वारा भोजन के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब और बारीकी से देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर इनमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखती है। क्या, मेम्ब्रेन्स, यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी निम्नलिखित दो स्तर की होती है। कौन कौन सी, बाहरी मेम्ब्रेन,
बाहरी नाम से पता चल रहा है बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। यह बाहरी सतह पर होती है जो कि अनेक स्थानों पर साइटोप्लाज्म स्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन से संबंधित होती है। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म में दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स या दूसरे कोशिका कांग प्रेजेंट होते हैं उनके साथ अटैच होती है। बाहरी मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर अनेक राइबोसोम पाए जाते हैं। यह मेम्ब्रेन 70 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम की मोटाई तक होती है। बाहरी मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। भीतरी मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन भी मोटाई में 70 से 80 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में रहती है। इसकी भीतरी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। भीतरी मेम्ब्रेन किससे होती है? बाहरी तो साइटोप्लाज्म से संपर्क में रहती है जिसमें दूसरे कोशिकांग अटैच होते हैं और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। भीतरी इसके विपरीत होती है, इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और यह न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ संपर्क में रहती है। कुछ कोशिकाओं के न्यूक्लियस की भीतरी मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर एक संघन पदार्थ स्तर भीतरी डेंस लेमिना पाया जाता है। यह कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है भीतरी डेंस लेमिना। पेरीन्यूक्लियर अवकाश, पेरीन्यूक्लियर स्पेस या अवकाश क्या है? यह न्यूक्लियस के बाहरी तथा भीतरी मेम्ब्रेन के बीच का स्पष्ट अवकाश है। अब देखते हैं, ये एक न्यूक्लियस है, इसकी ये क्या हो गई? ये अंदर की लेयर हो गई। तो इसके बाहर ये क्या हो गई? ये बाहरी लेयर, ये आउटर लेयर, बाहरी लेयर, ये इनर लेयर, अंदर की। ये बाहरी लेयर होती है, ये दूसरे कोशिकांग से अटैच होती है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी से। और ये भीतरी लेयर होती है, ये किससे अटैच होती है? ये जो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उससे अटैच होती है। तो इसके जो बाहरी और भीतरी का जो बीच का जगह होती है उसे क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आगे देखते हैं, यह 150 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा होता है तथा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म के मध्य आदान प्रदान के मार्ग का निर्माण करता है। यह मतलब इसके अंदर से भोजन का आना जाना रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र, अब क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके परिमाण भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ कहीं कहीं इसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, छिद्र बने होते हैं। ये छिद्र अलग अलग साइज के होते हैं, सेल के साइज पर डिपेंड करते हैं। ये छिद्र लगभग 300 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक व्यास के होते हैं। केलेड तथा टोल्मिन के अनुसार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र से निम्नलिखित संरचनाएं संबंधित होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले देखते हैं एन्यूलस। प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र में एक गोलाकार रचना होती है। एन्यूलस क्या होती है? प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक गोलाकार रचना होती है। ये क्या, किसका डायग्राम है? न्यूक्लियर छिद्र का। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर, इसको देखते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है जिस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ये इनर मेम्ब्रेन है, बीच की स्पेस को क्या कहा जाता है? हमने देखा पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये क्या है? पोर है बीच वाला, जो पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें क्या होते हैं? गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एन्यूलस। नेक्स्ट देखते हैं, एन्युलर पदार्थ। प्रत्येक एन्युलस 8 कणों तथा एक गोलाकार एमोर्फस पदार्थ से मिलकर बना होता है जिसे सम्मिलित रूप से एन्युलर पदार्थ कहते हैं। वाटसन ने 1959 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र तथा एन्युलर पदार्थ द्वारा निर्मित एक जटिल रचना को संयुक्त रूप से पोर कॉम्प्लेक्स नाम दिया। क्या नाम दिया? पोर कॉम्प्लेक्स। जंतु कोशिकाओं में प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र एक पतली मेम्ब्रेन से निर्मित डायफ्राम द्वारा ढका रहता है। किससे ढका रहता है? एक पतले डायफ्राम द्वारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से होती है। कहाँ से होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य है। यह न्यूक्लियस की आकृति तथा परिमाण को नियंत्रित करती है तथा कोशिका, साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य एक भौतिक सीमा का निर्माण करती है। क्या करती है? यह आकृति प्रदान करती है, उसके साइज को नियंत्रित करती है और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक सीमा का निर्माण करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह इन्वेजिनेशन के द्वारा कुछ कोशिका अंगकों का निर्माण करती है। क्या करती है? कुछ कोशिका अंगकों का निर्माण करती है इन्वेजिनेशन प्रोसेस के द्वारा। यह छिद्रों द्वारा साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य बड़े आकार के अणुओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। क्या करती है? ज़्यादा बड़े साइज के अणु होते हैं उनको आने जाने को कंट्रोल करती है। जैसे न्यूक्लियस में निर्मित mRNA इसके छिद्रों द्वारा साइटोप्लाज्म में पहुंचकर राइबोसोम के साथ प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या बताया है? जो mRNA होता है वो इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म में जाता है और फिर राइबोसोम के साथ प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? कैरियोलिम्फ। और मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे थे न्यूक्लियर की? कैरियोथेका। इसके बारे में देखते हैं। यह एक पारदर्शी एसिडोफिलिक न्यूक्लियर द्रव होता है। इसमें क्रोमेटिक धागों का जाल तथा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। क्या होता है ये? एसिडोफिलिक न्यूक्लियर द्रव होता है जिसमें क्रोमेटिक धागों का जाल पाया जाता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होती है? केंद्रिका। केंद्रक में एक केंद्रिका प्रेजेंट होती है, मतलब ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस होगा। क्या? केंद्रिका, ये न्यूक्लियोलस होगा। और क्रोमेटिक, इसमें ऐसे क्रोमेटिक धागों का एक जाल प्रेजेंट होता है जो कैरियोलिम्फ में प्रेजेंट होता है। इसमें जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्यतः न्यूक्लिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लिक प्रोटीन्स। एंजाइम जैसे राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेट तथा डाइपेप्टाइडेज पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं? राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेट्स एंड डाइपेप्टाइड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें न्यूक्लिक एसिड, खनिज लवण तथा लिपिड्स आदि पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड, खनिज लवण, लिपिड्स आदि भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम है न्यूक्लियस का। स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल इंटरफेज न्यूक्लियस देखते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है सारा। जो इसकी बाहरी मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच होती है? दूसरे सेल ऑर्गेनल, दूसरे कोशिकांग से। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा या फिर कोई गोल्जी बॉडी होगी, कोई भी कोशिकांग हो सकता है। ये किससे, कौन से अटैच होता है? आउटर मेम्ब्रेन से। बाहरी को दूसरे कोशिकांग साइटोप्लाज्म में किससे अटैच होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन के बाद में क्या आता है? इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच को जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये इसमें बीच बीच में छिद्र बने होते हैं, उन्हें न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इसमें ये जो धागे नुमा संरचना होती है, जाल होता है, उसे क्या कहेंगे? क्रोमेटिन नेट। ये क्रोमेटिन नेट कहीं कहीं पर ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, मतलब संघनित हो जाते हैं, उन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ज़्यादा इकट्ठे या कंडेंस्ड या संघनित होने पर क्रोमेटिन क्या बना लेते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और इसमें एक केंद्रिका प्रेजेंट होती है या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसके आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्रोमोसोम सेंटर रह गया। क्रोमेटिन धागे या न्यूक्लियर रेक्टिकुलम क्या है? संरचना देखते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में अनेक महीन धागों के अनियमित जालक के रूप में पाए जाते हैं।
इन क्रोमेटिन धागों का व्यास 40 से 150 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये क्रोमेटिन धागे कोशिका के न्यूक्लियस के केवल इंटरफेज परावस्था में दिखाई देते हैं। कौन सी परावस्था में दिखाई देते हैं क्रोमेटिन धागे? केवल इंटरफेज परावस्था में, ये याद रखना है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे टुकड़ों में टूटकर तथा संकुचित होकर क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में बदल जाते हैं क्रोमेटिन धागे? क्रोमोसोम में। क्रोमेटिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धागे निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूक्रोमेटिन। विशिष्ट लक्षण क्या क्या है यूक्रोमेटिन के? ये इंटरफेज परावस्था में न्यूक्लियस के जालक के रूप में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? इंटरफेज परावस्था में। ये कोशिका विभाजन के समय ही संघनित होते हैं तथा विभाजन की टेलोफेज परावस्था में पुनः धागों के रूप में फैल जाते हैं। विभाजन के समय तो ये कंडेंस्ड या संघनित हो जाते हैं तथा विभाजन की टेलोफेज परावस्था में पुनः धागों में बदल जाते हैं। ये क्षारीय रंजकों द्वारा रंजित होते हैं। कौन सी डाई काम करती है उन पे? एल्किलाइन डाई या बेसिक। ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय पदार्थ होते हैं। इनमें डीएनए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है ये? आनुवांशिक रूप से सक्रिय। विशिष्ट लक्षण। हिट्ज ने 1928 में बताया ये क्रोमेटिन के वे क्षेत्र हैं जो कोशिका विभाजन की प्रत्येक परावस्था में संघनित रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यह न्यूक्लियस में गहरे रंग के क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये न्यूक्लियोलस के चारों ओर तथा परिधीय पार पाए जाते हैं। इनमें डीएनए की मात्रा कम तथा आरएनए की मात्रा अधिक होती है, अतः ये आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। मतलब यूक्रोमेटिन तो आनुवांशिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पढ़ा हमने कि ये आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। क्रोमोसेंटर। ये कोशिकाओं के न्यूक्लियस के इंटरफेज परावस्था में उत्पन्न कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जो बेसिक फोर्सिन द्वारा गहरे अभिरंजित होते हैं। क्रोमोसेंटर क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस के इंटरफेज परावस्था में उत्पन्न होते हैं। ये आकार एवं स्वभाव में क्रोमोमियर के से अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग होते हैं उससे। सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज, ये क्या है? इसके विशिष्ट लक्षण देख लेते हैं। ये विशेष प्रकार के हेट्रोक्रोमेटिन बॉडीज होती हैं जो अधिकांशतः मैमल के कोशिकाओं में इंटरफेज परावस्था में पाई जाती है। कौन सी परावस्था में पाई जाती है? मोस्टली क्रियाएं इंटरफेज परावस्था में होती है। इन बॉडीज को बार बॉडी या बारस्टोर्म ने बार बॉडीज का नाम दिया। बार बॉडीज सामान्यतः स्त्रियों की सोमैटिक कोशिकाओं में पाई जाती है तथा 2 XX क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती हैं। यह बॉडीज पुरुषों की सोमैटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ये स्त्रियों की कोशिकाओं में सामान्यतः परिधि की ओर स्थित होती है। इनका व्यास 0.8 माइक्रोन से 1.1 माइक्रोन तक होता है। महत्व देख लेते हैं इन बार बॉडीज का। इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा गर्भाशय में ही लिंग निर्धारण किया जाता है। साथ ही अनियमित लिंग गुणसूत्रों वाले व्यक्तियों की जीनी लिंग निर्धारण किया जाता है। न्यूक्लियोलस देख लेते हैं, केंद्रिका के बारे में। न्यूक्लियोलस को केंद्रिका कहते हैं हिंदी में। यह न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ी गोलाकार रचना होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 में की। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की? फोंटाना ने। कब की? 1781 में। परिमाण या साइज देखते हैं न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस का परिमाण कोशिका की मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित होता है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया सक्रिय रूप से पाई जाती है उनमें यह बड़े आकार का होता है। मतलब क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक क्रियाओं से ज़्यादा संबंधित होते हैं। जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती हैं वहाँ पर न्यूक्लियोलस का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। उदाहरण: न्यूरॉन्स, oocytes तंत्रिका कोशिकाओं तथा स्रावी कोशिकाओं में।
नेक्स्ट देखते हैं, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है उनमें प्राय अधिक छोटा या अनुपस्थित होता है। जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी या फिर कम होती है वहाँ पर ये या तो एब्सेंट होगा या बहुत ही छोटे साइज का होता है। उदाहरण शुक्राणु, पेशी कोशिकाएं, ब्लास्टोमियर्स आदि। संख्या देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस की संख्या अलग अलग जंतु जाति की कोशिकाओं के न्यूक्लियस में भिन्न भिन्न होती है। जैसे सामान्यतः कोशिकाओं के प्रत्येक हैप्लॉइड सेट के क्रोमोसोम के साथ एक न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम में कितने न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं? केवल एक। एम्फीबियन oocytes कोशिकाओं में ये सैकड़ों की संख्या में क्रोमोसोम के ऊपर चिपके पाए जा सकते हैं। एम्फीबियन oocytes कोशिकाओं में सैकड़ों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। WBC लिम्फोसाइट तथा ग्रेन्युलोसाइट एवं RBC में ये अनुपस्थित होते हैं। न्यूक्लियोलस कहाँ पर अनुपस्थित होते हैं? लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, RBC में। स्थिति सामान्यतः न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की स्थिति अपकेंद्रीय होती है। यह प्राय यूनिन्यूक्लियोलर क्रोमोसोम के न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या द्वितीय संकीर्ण भाग से संबंधित होती है। नॉर्मली इसकी स्थिति कैसी होती है? अपकेंद्रीय। संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने से न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी सॉलिड रचना की तरह दिखाई देती है। डी रॉबर्टिस ने 1971 के में बताया कि ये निम्नलिखित भाग पर पाए जाते हैं। देखते हैं। ग्रेनुलर भाग, यह न्यूक्लियोलस का परिधीय भाग है जो कि 150 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के अनेक छोटे छोटे ग्रेनुअल से मिलकर बना होता है। इस भाग में राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। यह भाग को राइबोसोम के प्रीकर्सर कहा जाता है। न्यूक्लियोलस का डायग्राम है ये। इसमें आरएनए फाइब्रिल प्रेजेंट होता है, ग्रेन्युलर पार्ट दिखाया गया, क्रोमेटिन पार्ट और फाइब्रिल पार्ट। क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में? आरएनए, ग्रेनुलर, क्रोमेटिन, फाइब्रिल पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइब्रिलर भाग, यह भाग 30 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई वाले सूक्ष्म धागों के बने होते हैं। इसके सभी तंतु आपस में मिलकर एक स्पॉन्जी जालक न्यूक्लियोनीमा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोनीमा का। इस भाग के तंतु धीरे धीरे ग्रेनुअल्स में परिवर्तित होते रहते हैं अतः इनको ग्रेनुअल्स का प्रीकर्सर कहते हैं। एमोर्फस मैट्रिक्स, यह भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस के क्रोमेटिन के बारे में देखते हैं। ये न्यूक्लियोलस की परिधि में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस के अंदर अनेक सूक्ष्म शाखाओं इंट्रान्यूक्लियोलर रेमिफिकेशन के रूप में पाई जाती है। न्यूक्लियोलस का रासायनिक संगठन देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस, यह निम्न प्रकार से होता है। न्यूक्लियोलस मुख्यतः आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है जिसमें फॉस्फोप्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें आरएनए राइबोसोमल के रूप में होता है। न्यूक्लियोलस किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का। इसमें फॉस्फोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। इसमें डीएनए का भी एक वलय पाया जाता है जो क्रोमोसोम के हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। डीएनए का क्या प्रेजेंट होता है? एक वलय जो हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें आरएनए के संश्लेषण के लिए फॉस्फोरस प्रदान करने हेतु ऑर्थोफॉस्फेट भी पाए जाते हैं। इसमें अनेक एंजाइम जैसे एसिड फॉस्फेट्स, न्यूक्लियोसाइड्स, फॉस्फोरिलेज तथा डीपीएन सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें? एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड्स, फॉस्फोरिलेज तथा डीपीएन सिंथेसाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस के बायोजेनोसिस मतलब उत्पत्ति देखते हैं। कोशिका विभाजन के प्रारंभ में प्रोफेज प्रावस्था में यह लुप्त हो जाता है किंतु यह आगे
यह विभाजन की टेलोफेज प्रावस्था के अंतर्गत प्री न्यूक्लियर बॉडीज का निर्माण होता है। मतलब कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में तो ये गायब हो जाता है और टेलोफेज अवस्था में प्री न्यूक्लियर बॉडीज के रूप में उभरता है, जो कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भाग पर एकत्रित होती है तथा आपस में जुड़कर न्यूक्लियोलस का संश्लेषण करती है। न्यूक्लियोलस के कार्य देखते हैं। यह कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? कोशिका विभाजन का सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को कोड करने के लिए न्यूक्लियोलस के संबंध क्रोमेटिन में राइबोसोमल जीन होती है। क्या करती है ये? राइबोसोमल के कोड करने के इसमें जीन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस में दो प्रकार के आरएनए संश्लेषित होकर प्रोटीन के साथ संबंध होकर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन अणु बनाते हैं, जो कि राइबोसोमल उप इकाइयों के प्रीकर्सर होते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियोलस में दो प्रकार के आरएनए संश्लेषित होकर प्रोटीन के साथ संबंध होकर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन अणु बनाते हैं, जो कि राइबोसोमल उप इकाइयों के प्रीकर्सर होते हैं। राइबोसोम में कौन सी दो इकाइयाँ होती हैं? एक छोटी उप इकाई, एक बड़ी उप इकाई। उनके क्या होते हैं? प्रीकर्सर होते हैं। न्यूक्लियोलस की फिजियोकेमिकल गुण, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। पीएच, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अधिक अक्षारीय होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म से ज़्यादा बेसिक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूक्लियस की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिक साइटोप्लाज्म से अधिक होती है। विस्कोसिटी, यह भिन्न भिन्न कोशिकाओं में के न्यूक्लियस में भिन्न भिन्न होती है। इसमें साइटोप्लाज्म के समान मरम्मत अक्षमता नहीं होती। मतलब ये अपने आप को इसमें रीजनरेट की पावर नहीं होती। न्यूक्लियस का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अनेक प्रकार के अकार्बनिक व कार्बनिक रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित प्रकार से पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ, बेसिक प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रोटामिन्स, ये सरल बेसिक प्रोटीन्स है, इनका मोलिकुलर भार कम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? प्रोटामिन्स। इनमें बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन होता है। नेक्स्ट है इसमें हिस्टोन, ये सरल बेसिक प्रोटीन है जिनका मोलिकुलर भार प्रोटामिन्स के अपेक्षा कुछ अधिक होता है। इनमें बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन तथा लाइसिन होते हैं। प्रोटामिन्स तथा हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के पोषण तथा उनके निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटामिन्स और हिस्टोन क्या करते हैं? क्रोमोसोम को पोषण प्रदान करते हैं और उनका निर्माण में भी हेल्प करते हैं। अम्लीय एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है? ये मुख्यतः ट्रिप्टोफैन तथा टायरोसिन एमिनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं ये? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और अमीनो एसिड होते हैं। इनका मोलिकुलर भार अधिक होता है। ये इंटरफेज न्यूक्लियस में अधिक पाए जाते हैं तथा विशिष्ट मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये क्रोमोसोम के रेजिडुअल प्रोटीन्स के समान होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरएनए और डीएनए। आरएनए, ये न्यूक्लियस में केवल 1 से 2% प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में देखते हैं। ये न्यूक्लियस में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा क्रोमोसोम की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? क्रोमोसोम पर। न्यूक्लियर एंजाइम, ये एंजाइम स्वभाव में अम्लीय या नॉन हिस्टोन होते हैं, जो कि न्यूक्लियस की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मुख्य एंजाइम जैसे न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, गुआनेज, एस्टरेज, एल्किलाइन फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज आदि। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम स्वभाव में अम्लीय होते हैं, नॉन हिस्टोन होते हैं, जो कि न्यूक्लियस की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से एंजाइम है? न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, गुआनेज, एस्टरेज, एल्किलाइन फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेटेज आदि। लिपिड्स,
ये मुख्यतः लाइपोप्रोटीन्स तथा फॉस्फोलिपिड में के रूप में पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर मास का 3% से 10% भाग बनाते हैं। न्यूक्लियस के फॉस्फोलिपिड क्रोमोसोम के फॉस्फोलिपिड से भिन्न होते हैं। जो क्रोमोसोम में फॉस्फोलिपिड होते हैं और न्यूक्लियस के फॉस्फोलिपिड दोनों अलग अलग होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ। न्यूक्लियस में ये पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये कम मात्रा में होते हैं, किंतु न्यूक्लियस की मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इन जैसे फॉस्फोरस, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म की अपेक्षा क्रोमेटिन में अधिक पाए जाते हैं। कार्य। न्यूक्लियस के कार्य क्या क्या हैं? यह कोशिकाओं का ब्रेन सेंटर कहलाता है, क्योंकि इंटरफेज अवस्था में यह कोशिकाओं का अधिकांश मेटाबॉलिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह आरएनए संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसमें जेनेटिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। यह कोशिकाओं के सभी लक्षणों को बनाए रखता है। क्या क्या काम है इसके मुख्य? कोशिकाओं का ब्रेन सेंटर कहलाता है। न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ब्रेन सेंटर, जिसके पास पूरी सेल को कंट्रोल करने की पावर होती है। आरएनए के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जेनेटिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। यह कोशिकाओं के सभी लक्षणों को बनाए रखता है। फ्रेंड्स, आज हमने न्यूक्लियस का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। और आपको अगर आज के लेक्चर की पीडीएफ देखनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप न्यूक्लियस की पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।